हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के कलर का डिस्क्रिप्शन जो है डिटेल में स्टडी किया था और साथ ही साथ हमने बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज़ जो है क्रिस्टल फिल थ्योरी के हिसाब से जो स्टडी की थी। अब आज हम स्टडी करेंगे जो कि हमारे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक भी है, जिसको हम नाम देंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो द होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स, दैट मीन्स द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल लिगेंड्स ओनली। तो एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। NiCO4 ये जो है कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है जिसमें CO जिसको हम नाम देंगे कार्बोनिल लिगेंड, ये जो है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स आप जो इसको कह सकते हो, जिसके अंदर जो है सिर्फ कार्बोनिल लिगेंड जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे ये जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। सेंट्रल मेटल एटम निकल के साथ जो है ये अटैच्ड है। तो इसके अंदर जो है क्या होगा, दे आर फॉर्म बाय मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। तो बहुत सारी जो है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर इनका जो है फॉर्मेशन होता है। जनरली इसको जो है एक अलग से जो है कैटेगराइज किया है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटल कार्बोनिल्स, जिसके अंदर जो है कार्बोनिल लिगेंड होगा जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि दिस कार्बोनिल्स हैव सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स। इसके जो है बहुत सारे जो है आपको जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे कि आप देखिए कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस मैं यहाँ पर जो है बता रहा हूँ और उसके जो है स्ट्रक्चर जो है क्या बनते हैं वो मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि टेट्रा कार्बोनिल निकेल ज़ीरो पहला कॉम्प्लेक्स है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल ज़ीरो। तो यहाँ पर जो है निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ज़ीरो है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये टेट्राहेड्रल होगा। इट्स स्ट्रक्चर इज़ टेट्राहेड्रल। तो देखिए सेंट्रल मेटल जो है निकेल होगी और एक कार्बोनिल, दूसरा कार्बोनिल, तीसरा कार्बोनिल और ये चौथा कार्बोनिल। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है बनता है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है निकेल है और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कार्बोनिल लिगेंड कहेंगे ये इसके साथ कोऑर्डिनेटेड है। तो ये जो है आपको मिलता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसी तरह से दूसरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ पेंटा कार्बोनिल आयरन ज़ीरो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पेंटा कार्बोनिल आयरन ज़ीरो। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स जो आपको मिलेगा, तो इस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इसको देखिए सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, उसके बाद जो है एक कार्बोनिल लिगेंड, दूसरा कार्बोनिल लिगेंड, तीसरा कार्बोनिल लिगेंड, चौथा कार्बोनिल लिगेंड और पांचवा कार्बोनिल लिगेंड। तो आप देखिए 3 कार्बोनिल लिगेंड जो है यहाँ पर आपको ट्राइगोनल प्लेन पर मिलता है और एक कार्बोनिल जो है अबव द प्लेन और दूसरा कार्बोनिल जो है बिलो द प्लेन। तो इस तरह से ये बनता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो देखिए इस तरह से जो है एक पिरामिड जो है ऊपर की तरफ बनेगा और दूसरा जो है यहाँ पर एक पिरामिड जो है नीचे की तरफ। तो इस तरह से आपको ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री मिलती है। तो ये जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स है जिसको हम पेंटा कार्बोनिल आयरन ज़ीरो कहेंगे। तो ये बात जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि जनरली जो कार्बोनिल्स होते हैं मेटल के, इनके अंदर जो है मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ज़ीरो होता है। तो ये जो है सेकंड कंपाउंड हुआ। तो इसी तरह से जो है आपको जो है मिलेगा हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम ज़ीरो, जो है ये ऑक्टाहेड्रल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम ज़ीरो। चलिए देखते हैं हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम ज़ीरो। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। दिस इज़ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो आप देखिए सेंट्रल मेटल यहाँ पर जो क्रोमियम है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पर जो कार्बोनिल अटैच करता हूँ लिगेंड्स के तौर पर। तो देखिए ये इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है लाइक दिस। तो इस तरह से हम जो है सब कॉर्नर्स को जब मिलाते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो बनता है। तो यहाँ पर भी जो है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। उसके बाद
अगला जो कंपाउंड है दैट इज़ डेका कार्बोनिल मैंगनीज ज़ीरो। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल MnCO5 यूनिट्स ज्वाइंड बाय मैंगनीज मैंगनीज बॉन्ड। ठीक है, तो देखते हैं। स्ट्रक्चर आपको मिलेगा डेका कार्बोनिल डायमैंगनीज ज़ीरो, डेका कार्बोनिल डायमैंगनीज। इसके अंदर जो है 2 यूनिट्स आपको मिलेगी MgCO5 की। तो आप इसको जो है फार्मूला लिखोगे Mg2 सॉरी नॉट Mg, मैंगनीज, इट इज़ Mn नॉट Mg। तो आप इसका फार्मूला लिखोगे Mn2CO10, इसका जो है फार्मूला बनता है। तो इसके अंदर जो है क्या करना है कि आपको 2 यूनिट जो है स्क्वायर पिरामिडल की ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है और उसके जंक्शन पर जो है आपको मैंगनीज जो है शो करना है। तो मैंगनीज के अंदर जो है जब आप इसको जो है शो करोगे तो ये स्ट्रक्चर जो है किस तरह से बनेगा हम उसको जो है देखते हैं। तो लुक हियर, यहाँ पर जो है हम पहले जो है 2 मैंगनीज को जो है आपस में ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंगनीज मैंगनीज, और ये दोनों ही जो है ट्रायगोनल स्क्वायर पिरामिडल जो है शेप जो है शो करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर CO 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 इस तरह से जो है यहाँ पे आपको मिलेगी ये जो है इसके लिगेंड्स का अरेंजमेंट। उसके बाद CO CO और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखिए CO 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 CO। तो आप देखिए एक मैंगनीज के साथ में 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर लिखते हैं MnCO5। दूसरे मैंगनीज के साथ देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री जो होगी, लुक हियर, यहाँ पे जो है एक स्क्वायर पिरामिड बनता है इस तरह से। ये एक स्क्वायर पिरामिड बना और ये दूसरा स्क्वायर पिरामिड लाइक दिस। तो ये दोनों स्क्वायर पिरामिडल शेप जो होता है वो मैंगनीज मैंगनीज बॉन्ड के साथ में जो है ज्वाइंट होगा और इस तरह से आप जो है इसको लिखोगे Mn2CO10। तो ये फार्मूला बनेगा Mn2CO10, जिसको हम नाम देंगे डेका कार्बोनिल डायमैंगनीज ज़ीरो। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है अराइज होता है। उसके बाद जो है आप अगला स्ट्रक्चर देखोगे। इस अगले स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको जो मिलेगा दैट इज़ ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट ज़ीरो। चलिए देखते हैं ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट ज़ीरो के अंदर जो है किस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो लेट अस सी ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट ज़ीरो। तो यहाँ पर आप देखिए CO2 CO8 ये जो है कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिए दिस CO इज़ फॉर कोबाल्ट एंड दिस CO इज़ फॉर कार्बोनिल लिगेंड दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान रखना है CO 2 नंबर्स में है, इसलिए हम यहाँ पर इसको जो है डाई कोबाल्ट लिख रहे हैं और टोटल 8 कार्बोनिल लिगेंड्स है, इसलिए हम इसको ऑक्टा कार्बोनिल का नाम दे रहे हैं। तो इस तरह से ये भी बनेगा ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट ज़ीरो। तो इसके अंदर भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 होगा। इसके अंदर कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड की जो है यहाँ पर जो लिंकेज आपको मिलेगी और इसी के साथ साथ 2 CO ग्रुप जो है आपको यहाँ पर जो लिंकेज में मिलेगा। 2 कोबाल्ट कोबाल्ट जो है आपस में 2 CO लिंकेज के साथ में जो अटैच होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है आप देखोगे तो बहुत आसानी के साथ जो है आप इसको समझ सकोगे। तो सबसे पहले देखिए मैं 2 कोबाल्ट को ज्वाइन करता हूँ। दिस इज़ 1 कोबाल्ट, दिस इज़ सेकंड कोबाल्ट, ये दोनों कोबाल्ट हो गए। उसके बाद जो है 2 CO के साथ जो है आप इसे अटैच कीजिए तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इसी तरह से यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये दोनों कोबाल्ट को जो है आप इसके साथ भी और इसके साथ भी जो है ज्वाइन कीजिए। उसके साथ जो है बाकी बचे 6 कार्बोनिल लिगेंड 3-3 दोनों कोबाल्ट पर जो है आप अटैच कर दीजिए। तो लुक हियर 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह से आप देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये हो गया ऑक्टा कार्बोनिल। और उसके बाद जो है 2 कोबाल्ट है तो डाई कोबाल्ट। तो यहाँ पर
कोबाल्ट जो है दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और इस तरह से जो है कार्बोनिल ब्रिज के ज़रिए से जो है ये आपस में भी एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। तो इस तरह के जो है स्ट्रक्चर जो है अराइज होता है। तो हम यहाँ पर जो है ये डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जिसको आप मेटल कार्बोनिल्स कहोगे, तो इसके अंदर जो है ये एक स्पेशल टाइप है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, जिसमें आपको डबल बॉन्डिंग जो है मिलेगी देखने को। एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो अब ये किस तरह से बनेगी हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए कि द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल possesses both sigma and pi characters. The metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon into a vacant d orbital of the metal. यहाँ पर जो एक सिंपल बात है जो अब तक के हमने स्टडी किया है कि जितने भी लिगेंड्स होते हैं ये लिगेंड अपने पास का इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, मेटल के डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल को जो है डोनेट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो मेटल कार्बन या मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह से आप देखिए कि आपके पास में यहाँ पर जो है एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो पहले देखिए मैं जो है मेटल का स्ट्रक्चर जो है बनाता हूँ डी ऑर्बिटल के साथ में, और इसी तरह से जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है मैं आपको शो करता हूँ। तो लुक हियर, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ पे शो करेंगे। ये जो है कार्बन ऑक्सीजन जो है बॉन्डिंग है। उसके बाद जो ये ऑक्सीजन के जो है कुछ ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स, ये कोई काम के नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इसको जो है शेडेड कर देता हूँ। एक्चुअल हमें जो है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कार्बोनिल लिगेंड कह रहे हैं, इसका जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो मौजूद है वो क्या करेगा, डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल को जो है ये डोनेट करेगा। अब यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं कि इस तरफ जो है एक ऑर्बिटल हम जो है शो करते हैं और इस ऑर्बिटल के पास में जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हम यहाँ पर इस तरह से शो करेंगे। उसके बाद जो है आप देखोगे कि इस कार्बन के पास में जो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कार्बोनिल लिगेंड कह रहे हैं, इसके कार्बन के पास का जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मेटल को डोनेट करेगा। और इसी के साथ इसके पास में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम यहाँ पर जो शो करेंगे, दिस इज़ पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम इसको यहाँ पर जो लेबल करते हैं, दिस इज़ पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन के पास में है। अब चलिए मेटल का हम यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है शो करते हैं और उसका जो है डी ऑर्बिटल जो है किस तरह से होगा। तो लुक हियर, दिस इज़ मेटल, ठीक है। अब मेटल के पास में जो ये डी ऑर्बिटल्स हैं लाइक दिस, और साथ ही साथ जो ये मेटल का वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और यहाँ पर जो है हम एक डी ऑर्बिटल जो है मेटल का यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर शो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड टू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। ये मैं यहाँ पर जो है डायरेक्शन जो है एरो का शो कर रहा हूँ। दिस इज़ द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल कार्बोनिल टू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो हम ये इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज़ द सिग्मा बॉन्ड। तो ये बनेगा मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और इसमें क्या होगा, कार्बन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ये हमारे पास जो है पहली कंडीशन आती है। तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इट इज़ फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द कार्बन ऑफ द कार्बोनिल लिगेंड टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। तो ये एक बात आपके पहले समझ में आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये एरो का जो डायरेक्शन है ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड फ्रॉम कार्बन ऑफ कार्बोनिल लिगेंड टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। मेटल कार्बन पाई बॉन्ड is formed by the donation of pair of electron from filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding pi star molecular orbital of कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपको दिख रहा है, डी ऑर्बिटल जो मेटल का फील्ड है, यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट होगा
इस वैकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो आधा ऊपर से और आधा नीचे से, इस तरह से आप इसकी जो है डोनेशन का पैटर्न जो है शो कर सकते हो। तो दिस इज़ द पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड क्या होगा, मेटल डी ऑर्बिटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, जिसको हम जो शो कर रहे हैं, ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से, तो इस बॉन्डिंग को हम जो है नाम देंगे बैक बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। और इस बैक बॉन्डिंग को जो है एक स्पेसिफिक नेम दिया, दैट इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये बात जो है ध्यान रखना है, इस बॉन्डिंग को हम जो है नाम देंगे बैक बॉन्डिंग और इट इज़ कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि जो मेटल कार्बोनिल्स हैं इसके अंदर आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है इस चीज़ को जो है समझ सकते हो कि कैसे यहाँ पर जो है बॉन्डिंग होगी। और सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ मेटल कार्बन, खास तौर से ये कार्बोनिल्स के अंदर हम जो स्टडी कर रहे हैं, तो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ आपको मेटल कार्बन पाई बॉन्ड भी मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है दोनों टाइप के जो है बॉन्डिंग्स आपको जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो देखने को मिलेगी, जिसको हम सिंपली मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये चीज़ जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप इस डायग्राम के साथ में समझ सकते हो। तो द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द मेटल। तो ये जो है डबल बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, ये आप ध्यान रखिए कि इट इज़ नॉट अ ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ही है। ये एक सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद ये बॉन्ड आधा ऊपर और आधा नीचे से जो है इसकी जो है डोनेशन का प्रोसेस होगा। तो ये इस तरह से जो है आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम डबली बॉन्डेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बॉन्डिंग मिलेगी। तो इसमें एक बॉन्ड जो है आपको मिलेगा सिग्मा और एक बॉन्ड जो है आपको मिलेगा पाई। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्डिंग मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। तो इस तरह से ये एक स्पेसिफिक टाइप थी, स्पेशल टाइप थी, जिसको आप जो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कहोगे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को आप जो है किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो, उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए हम जो है अगला टॉपिक जो है स्टडी करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर जो है किस तरह से ये जो है स्टेबलाइज होते हैं। तो हम देखेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन रिफर्स टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज इन्वॉल्व इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो दो स्पीसीज का जो है एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पर जो है हम यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को सॉल्यूशन के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर हम इसको कंसिडर करेंगे। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आप जो है स्टेबिलिटी और फॉर्मेशन जो है स्टेबिलिटी और फॉर्मेशन जो है कह सकते हो फॉर द एसोसिएशन द क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेसेस द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये स्टेबिलिटी को जो है एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक टाइप हमारे पास जो है रिएक्शन की है, जिसमें मेटल और लिगेंड जो है आपस में मिलकर जो है मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करते हैं। तो लुक हियर, हमारे पास एक मेटल है और 4 लिगेंड, एल से हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बनाएगा ML4 टाइप का जो है कॉम्प्लेक्स। वाट एवर इट मे बी, ज्योमेट्री वगैरह हमको इसमें यहाँ पर जो है डिस्क्राइब नहीं करना है, सिर्फ हम यहाँ पर जो है एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है कंसिडर करेंगे। मेटल और लिगेंड के साथ में जो है कॉम्बिनेशन पर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म हो रहा है। तो आपसे यहाँ पर क्या होगा कि द हाइयर द प्रोपोर्शन ऑफ ML4 दैट एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन, तो उसके बेसिस पर जो है हम जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी को जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो लार्जर द स्टेबिलिटी व्हेन द हाइयर इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ML4
दैट एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन। तो ये चीज़ हम यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्री मेटल आयन रेयरली एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन सो दैट M will usually be surrounded by solvent molecule which will compete विद द लिगेंड मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्वेंट और लिगेंड के बीच में जो है एक कंपटीशन होगा और उसकी बेसिस पर हम यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि फॉर सिंप्लिसिटी वी जनरली इग्नोर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड राइट द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे ML4 हमको बनाना है और आगे चल के जो हम MLN जो है बनाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ लिगेंड्स के तौर पर हम इसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, पहले हम मेटल लेते हैं और एक लिगेंड। तो देखिए मेटल प्लस लिगेंड दैट गिव्स राइज टू मेटल लिगेंड। तो यहाँ पर जो है आप देखो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K1 होगा, K1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। M स्टैंड्स फॉर मेटल, L स्टैंड्स फॉर लिगेंड, और इस तरह से ML जो है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर आपका को इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मिलेगा वो K1 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा, अब इस ML के ऊपर फिर एक लिगेंड आप ऐड कीजिए, तो ये बनाएगा ML2। तो यहाँ पे आपको मिलेगा K2 इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ML2 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ML इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। तो यहाँ पर आपको जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 मिलेगा। अब इसके अंदर जो है तीसरा लिगेंड आप ऐड कीजिए ML2 प्लस L दैट गिव्स राइज टू ML3। तो यहाँ पर आपको मिलेगा K3 दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ML3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ML2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। और बहुत सारे नंबर ऑफ़ लिगेंड्स अगर इसके अंदर आ जाए तो हम यहाँ पर जो है मेटल लेंगे MLN-1, तो ये हो जाएगा MLN-1 प्लस लिगेंड दैट गिव्स राइज टू मेटल लिगेंड N नंबर्स, और यहाँ पर आप जो इसको KN कर दीजिए तो ये बनेगा MLN डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ML। यहाँ पर जो है आप इसको लिखिए, और ये N-1 रहेगा, N-1 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे K1, K2, K3 और Kn जो है दीज आर दी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स एंड द ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट बीटा ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसीज MLN। यहाँ पर जो है इस स्पेसीज़ के फॉर्मेशन के लिए आप देखिए कि इन सब को जो है मिलाकर इकट्ठा जो स्टेप वाइज हम यहाँ पर जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ले रहे हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है हम उसको बीटा से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है क्या बनेगा, आप देखिए M प्लस N नंबर ऑफ L। तो इसके हिसाब से हम जो है बीटा जो है डिस्क्राइब करेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट ओवरऑल रिएक्शन के लिए। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास है M प्लस N नंबर ऑफ L दैट गिव्स राइज टू MLN। तो यहाँ पर जो है आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MLN डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L रेज़ टू पावर N। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट ओवरऑल रिएक्शन का मिलेगा बीटा। तो हम इसको जो है बीटा से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे देखिए कि द स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आर देयरफॉर रिलेटेड एज फॉलोज। अब यहाँ पर जो है जितने भी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और ओवरऑल रिएक्शन का स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, हम उसको जो है रिलेट करेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 अप टू Kn। तो ये जो है इन सब का जो है समेशन हो जाएगा। जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इन सब का, नॉट प्लस, ये जो है आप जो है मल्टीप्लाई कीजिए, नॉट प्लस, ये सब को जो है आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपको मिलेगा बीटा, जिसको हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कह रहे थे। इफ़ वी टेक क्यूप्रा अमोनियम आयन एज एन एग्जाम्पल
different species will be formed stepwise by addition of ammonia molecule to molecules one by one। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्यूप्रा अमोनियम अगर हम यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो इसके अंदर जो है कॉपर के अंदर जो है वन बाय वन जो है आप क्या कीजिए अमोनिया मॉलिक्यूल ऐड कीजिए। तो देखिए क्या होगा, क्यूप्रा अमोनियम सॉल्ट हम लेते हैं तो CuNH3 2+ आयन यहाँ पर जो है ये क्यूप्रा अमोनियम सॉल्ट है। तो इसके अंदर जो है क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप जो है कौन कौन सी स्पेसीज बनती है और उस पर से हम जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट को जो है किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो पहली स्पेसीज इसमें बनेगी, देखिए कॉपर NH3 2+, ये पहली स्पेसीज बनेगी। दूसरी स्पेसीज होगी कॉपर NH3 2+, तीसरी स्पेसीज कॉपर NH3 थ्राइस 2+, चौथी स्पेसीज CuNH3 2+, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, ये हो जाएगा K2, ये हो जाएगा K3, ये होगा K4। तो इस तरह से जो है स्टेप वाइज जो है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेंगे और इस तरह से आप यहाँ पर फाइनल स्टेज में देखोगे जब, तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है ओवरऑल रिएक्शन का, जिसको हम बीटा कहेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन में आप देखिए कि फाइनली जो है आपको ये मिलता है, ठीक है। और स्टार्ट हमने जो है यहाँ से लिया है, ठीक। तो यहाँ से हमने जो है स्टार्ट लिया है जिसमें कॉपर 2+ और अमोनिया को हमने मिक्स किया है। तो कॉपर 2+ और अमोनिया को जो है मिक्स करने के बाद जो है ये पहला वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हम इसको जो है किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, इसका जो है बीटा जो हम लेंगे, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuNH3 2+ डिवाइडेड बाय concentration of Cu2+ मल्टीप्लाइड बाय concentration ऑफ अमोनिया रेस टू 4। 4 अमोनिया इसके अंदर जो है प्रेजेंट है, इसलिए अमोनिया को जो है पावर रेस टू 4 जो है यहाँ पे हम जो है लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो है बहुत आसानी के साथ डिराइव कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द एडिशन ऑफ 4 अमाइन ग्रुप्स टू कॉपर शोज a pattern found for most formation constant and in the successive stability constant decreases। तो यहाँ पर जो है वन बाय वन जब आप K1 K2 K3 K4 जब लोगे तो एक के बाद एक यहाँ देखोगे तो सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है डिक्रीज़ होगा। तो ये चारों स्टेप में आप देखिए कि पहले कॉपर के अंदर जो एक अमोनिया आया, फिर उसका जो कॉम्प्लेक्स बना उसके अंदर दूसरा आया, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर तीसरा अमोनिया, और फिर चौथे में जो है चौथा अमोनिया जो है मॉलिक्यूल ऐड होकर वो कॉम्प्लेक्स जो है बनता है CuNH3 2+ आयन। तो इसके अंदर जो है log K1 की वैल्यू जो आपको मिलेगी 4। तो लुक हियर, log K1 इज इक्वल टू 4.0, log K2 की वैल्यू आपको मिलेगी 3.2, इसी तरह से log K3 की वैल्यू आपको मिलेगी 2.7 और log K4 की वैल्यू मिलेगी आपको 2.0। तो log K3 2.7 एंड log K4 इज इक्वल टू 2.0। तो इस तरह से ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू स्टेप वाइज जो है डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे द इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो सिंपली आप इसको जो है फॉर्मेशन कांस्टेंट की कहिए, ये एसोसिएशन हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हो कि हर कॉपर के अंदर एक एक अमोनिया जो है ऐड होकर 4 अमोनिया ऐड होकर ये जो है क्यूप्रा अमोनियम सॉल्ट बना रहा है। तो ये एसोसिएशन की वजह से हम यहाँ पर जो इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट कह रहे हैं, K1 K2 K3 K4, और उसको सिंपली हम जो है बीटा से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही चीज़ जो है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसका रिवर्स अगर ले लें तो उसको हम जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहेंगे, और ये एक्चुअली इसका जो है इन्वर्स होगा। इसका जो है आप जो सिंपली रेसिप्रोकल ले सकते हो, दैट मीन्स 1/बीटा इज़ नथिंग बट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये चीज़ आप जो है बहुत आसानी के साथ डिस्क्राइब कर सकते हो और इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब लास्ट टॉपिक जो होगा दैट इज़ इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमको मिलते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली वो सब के सब जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। तो देखते हैं इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे सराउंडिंग में, हमारे नियर बाय होते हैं। तो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड दीज कंपाउंड्स आर वाइडली प्रेजेंट इन द मिनरल, प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड एंड आर नोन टू प्ले मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस in the area of analytical chemistry, metallurgy, biological system, इंडस्ट्री एंड मेडिसिन्स। इतनी सारी जगहों पर जो है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है आपको मिलते हैं और इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हम जो है डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइंड यूज इन मेनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस एंड द फैमिलियर कलर रिएक्शंस गिवन बाय मेटल आयंस विद अ नंबर ऑफ लिगेंड्स स्पेशली द चिलेटिंग लिगेंड्स। यहाँ पर जो चिलेटिंग लिगेंड्स के अंदर जो आप देखोगे कि कुछ स्पेसिफिक जो है कलर जो है फॉर्म होते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो कलर रिएक्शंस जो मिलती है तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है यहाँ पर हम इसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है इन एक्सपेरिमेंट्स को जो है कैरी आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ from the basis of their direction and estimation by classical and instrumental methods of analysis। तो ये सारी चीज़ें आप जो है क्लासिकल मेथड से और साथ ही साथ जो है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के ज़रिए से इसको जो है आप समझ सकते हो, उसको आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे कि सम एग्जांपल्स ऑफ सच रिएजेंट्स इंक्लूड EDTA, DMG, अल्फ़ा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल, क्यूप्रॉन एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है EDTA जिसको हम इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन कहेंगे, इसी तरह से DMG जिसको हम नाम देंगे डाई मिथिल ग्लाइऑक्साइम, इसको हम जो है DMG लिखेंगे। दिस इज़ नथिंग बट डाई मिथिल ग्लाइऑक्साइम। कहीं कहीं पर आपको जो इस तरह से शॉर्ट में भी जो है DMG लिखा हुआ मिलेगा। वाट एवर कुछ भी हो, आपको यहाँ पर इसको लिखना है, इसको जो है समझना है कि दिस इज़ डाईमिथिल ग्लाइऑक्साइम। और इसी तरह से अल्फ़ा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल और साथ ही साथ जो है क्यूप्रॉन, ये सारे के सारे जो है चिलेटिंग एजेंट्स भी आप इसको जो है कह सकते हो। तो इनको जो है आप बहुत आसानी के साथ एनालिटिकल मेथड्स के ज़रिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड के ज़रिए इसकी जो है स्टेबिलिटी और इसके जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को जो है आप स्टडी कर सकते हो, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस की स्टडी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद Na2EDTA। यहाँ पर जो हार्डनेस ऑफ वाटर को जो है आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के ज़रिए से जो है बहुत ईजीली जो है डिस्क्राइब कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। तो हार्डनेस ऑफ वाटर is simply determined by titrating with Na2EDTA। तो इसमें जो है सोडियम इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, तो ये जो EDTA लिगेंड जो मिलता है, तो वाटर के अंदर जो Ca2+ और Mg2+ आयंस हैं, जिसको आप जो है इम्प्योरिटीज़ या सिंपली आप इसको जो है हार्डनेस कह सकते हो। तो दिस हार्डनेस इज़ कॉज्ड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स विल फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद EDTA। ये बात जो है खास तौर से आप ध्यान रखिए कि आपको अगर हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करना है, हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटरमाइन करना है, तो आप क्या कीजिए कि इस हार्ड वाटर को इस कॉम्प्लेक्स के साथ जो है आप टाइट्रेट कीजिए। तो Na2EDTA के साथ जब आप इसको टाइट्रेट करोगे तो वाटर के अंदर प्रेजेंट Ca2+ और Mg2+ आयन ये EDTA के साथ जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एंड द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्सेस आप जो है बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो और उसकी बेसिस पर जो है हार्डनेस ऑफ वाटर जो है कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से सिंपल जो एक्सचेंज रिएक्शन होगी Na2EDTA में, जब आप Ca2+ और Mg2+ आयन अगर उसके साथ उसको टाइट्रेट करते हो तो कैल्शियम का EDTA कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या मैग्नीशियम का EDTA कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इस तरह से हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगी एंड दैट वाटर बिकम्स सॉफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस ऑफ मेटल लाइक दोज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड मेक द यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हमने जो है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस स्टडी किया, तो उसके अंदर आप देखिए कि जो
कुछ प्रीसियस मेटल होती है जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, तो इनके एक्सट्रैक्शन के अंदर आप देखिए कि कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। जनरली हम जो है साइनाइड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लेते हैं, तो साइनाइड के कॉम्प्लेक्स जो है गोल्ड और सिल्वर के बनते हैं, और उसके बाद जो बहुत आसानी के साथ जो उसका जो है प्यूरिफिकेशन होता है, किसी दूसरी मेटल के साथ जो है आप इन गोल्ड और सिल्वर मेटल्स को जो है रिप्लेस कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल जिंक के साथ हमने जो है गोल्ड और सिल्वर को जो है रिप्लेस किया, तो इस तरह से आपके पास में जो है प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर जो है मिलता है। तो ये रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जो है यहाँ पर गोल्ड या सिल्वर का जो है कॉम्प्लेक्स उसको जो है जिंक मेटल के साथ जो रिएक्ट कीजिए, तो गोल्ड और सिल्वर जो है क्या होगा, ये जिंक के साथ में रिप्लेस हो जाएगा, और इस तरह से जिंक का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड दीज मेटल्स गेट फ्री। तो ये जो है फ्री हो जाएगी और आप इसको जो है प्यूरीफाइड फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है आपको मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर जो है मिलेगी। तो एग्जांपल यहाँ पर देखिए AuCN2 माइनस एक्वियस सोल्यूशन में आप लीजिए, उसको जब जिंक के साथ रिएक्ट करोगे तो ये जिंक का जो है साइनाइड कॉम्प्लेक्स जो है बन जाएगा, और इस तरह से Au जिसको हम गोल्ड कह रहे हैं वो जो है सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड और सिल्वर स्पेशली, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है मेटल के कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ से जो है उन मेटल्स को भी जो है आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट जो इसका जो एप्लीकेशन या आप इसका जो इम्पोर्टेंस देख सकते हो कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कैन बी अचीव्ड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर जो है आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो है डिकम्पोजिशन करके भी मेटल्स को जो है प्यूरीफाई कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, इम्प्योर मेटल इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 विच इज़ डिकम्पोज टू यील्ड प्योर निकेल। तो हमने जो इसको कोऑर्डिनेशन मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर इसको जो हमने डिटेल में स्टडी किया है कि पहले जो है आप निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, तो ये बनेगा NiCO4, दिस इज़ टेट्रा कार्बोनिल निकेल। फिर जो है इस टेट्रा कार्बोनिल निकेल को आप जो है हाई टेम्परेचर पर हीट कीजिए, तो निकेल जो है निकलेगा और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से जो है सेपरेट होगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है इस मेथड के अंदर भी आप जो है बहुत आसानी से जो है सिंपल किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और इसको जो है प्यूरीफाई कर सकते हो या रिफ़ाइन कर सकते हो, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है इस चीज़ को जो है स्टडी किया है, जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ कहाँ पर जो है ये चीज़ हमको जो है मिलती है। तो सबसे पहले देखिए, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस दैट इज़ अ क्लोरोफिल। तो ध्यान रखिए, प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। ध्यान से सुनिए, और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से द प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ये अपनी खुद की जो है फूड जो है प्रोड्यूस करते हैं इस क्लोरोफिल की वजह से, और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इट इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। ये Mg2+ आयन का जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो प्लांट्स के अंदर जो है आप देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो इसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल मेक देयर ओन फूड। तो यहाँ पर जो है ये क्लोरोफिल जो है ये मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा, रेड कलर का जो है पिगमेंट हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर रेड पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। तो ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन इट इज़ द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। तो ध्यान से सुनिए, ये आयरन का, क्लोरोफिल चाहिए मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, और हीमोग्लोबिन चाहिए आयरन का कॉम्प्लेक्स है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आप इसको जो है देख सकते हो। इसी तरह से विटामिन B12 दैट इज़ नथिंग बट साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन जो कि विटामिन B12 होता है,
तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये कोबाल्ट का जो है कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। तो इस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हम ये सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंट है। हम इसको जो है विटामिन B12 जो है नाम देंगे, जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब चलिए आते हैं कि कुछ और जो है कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि साइनोकोबालामाइन, जिसको आप एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। ये जो है विटामिन B12 को आप एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर भी जो है कह सकते हो, और ये जो है विटामिन B12 है जो कि कोबाल्ट का एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। एंड अमंग द अदर कंपाउंड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस विद कोऑर्डिनेटेड मेटल आयन आर द एंजाइम लाइक कार्बोक्सीपेप्टिडेज A and carbonic anhydrase, that is the कैटालिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इस तरह से जो है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी आप देखोगे कि बहुत सारे जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है ना, हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज द कैटालिस्ट इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैटालिस्ट के तौर पर जो है एक्ट होते हैं। तो ये भी एक जो है बहुत इसका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि दे आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। तो इसके अंदर आप देखिए कि रोडियम कॉम्प्लेक्स, जिसमें आप जो है रोडियम का जो है ट्राइफेनिल फॉस्फीन जो है लिगेंड के साथ में जो है कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो PH3P, ध्यान से सुनिए, PH3P 3 नंबर्स, फिर रोडियम क्लोराइड, ये एक जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो आपको मिलेगा, इट इज़ कॉल्ड एज विल्किंसन्स कैटालिस्ट एंड इज़ यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो ध्यान रखिए, इसका नाम है विल्किंसन्स कैटालिस्ट। ये जो है रोडियम मेटल का जो है ये कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर जो लिगेंड है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और ये जो है क्लोरीन एक इसमें जो है लिगेंड प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो है ये विल्किंसन्स कैटालिस्ट है जो कि अल्कीन के हाइड्रोजनेशन में जो यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन करके आप जो सिंपल हाइड्रोकार्बन अल्केन जो है फॉर्म कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि कुछ आर्टिकल्स होते हैं, दैट आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। आप देखिए कि बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर जो गोल्ड प्लेटिंग या सिल्वर प्लेटिंग हम जो करते हैं, तो ये प्रोसेस भी जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के ज़रिए से ही होता है, जिसके अंदर हम जो क्या करते हैं, सिल्वर का जो है साइनाइड कॉम्प्लेक्स, इसी तरह से जो है गोल्ड का साइनाइड कॉम्प्लेक्स, तो दे फॉर्म अ सोल्यूशन ऑफ सिंपलर मेटल आयंस। तो हम जो है क्या कर सकते हैं कि कुछ दूसरे जो है मेटल आयंस के ऊपर जो है ये जाकर जो है बहुत आसानी के साथ उसके ऊपर जो है कोटिंग बनाते हैं, और इस तरह से जो है आसानी के साथ ये मेटल्स का रिप्लेसमेंट जो हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए कि आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस लाइक AgCN2- एंड AuCN2-। तो ये जो है डायसाइनिडो सिल्वर और डायसाइनिडो गोल्ड, ये जो है कॉम्प्लेक्सेस के आयंस है, अनायनिक आयंस है, तो आप उसमें आर्जेंटेट और ऑरेट जो कह सकते हो, डायसाइनिडो ऑरेट एंड डायसाइनिडो आर्जेंटेट, ये जो है कॉम्प्लेक्स आयंस हैं। तो दिस आयंस विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस विद अदर मेटल्स ऑल्सो। तो ये जो है इसकी कोटिंग होगी तो स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस like AgCN2- and AuCN2- then from a solution of the simple metal ions। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेसेस के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आगे देखिए कि इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी द डेवलप्ड फिल्म इज़ फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद हाइपो सोल्यूशन which dissolves the undecomposed silver bromide to form a complex ion AgS2O3 twice 3-। तो आप देखिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर जो हम सिल्वर ब्रोमाइड जो है यूज़ करते हैं,
एक इम्पॉर्टेंट जो है कंपाउंड है सिल्वर का, दैट इज़ द सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये क्या होगा कि एक इसमें जो है हाइपो सोल्यूशन जो यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर जो क्या करते हैं कि डेवलप्ड फिल्म इज़ फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद हाइपो सोल्यूशन विच डिजॉल्व्स द अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या बनेगा, AgH2O3। यहाँ पर जो है AgH2O3 ट्वाइस 2-, ये इस तरह का जो है कॉम्प्लेक्स आयन जो है फॉर्म करता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर जो है अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड होगा। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा सिल्वर का AgH2O3 ट्वाइस 2-, सॉरी नॉट 2-, इट इज़ 3-। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स आयन जो है फॉर्म करता है। तो फोटोग्राफी प्लेट के जो है डेवलपमेंट के लिए भी जो है यहाँ पर जो है कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो यूज़ होते हैं। एंड देयर इज़ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द यूज़ ऑफ चिलेट थेरापी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। यहाँ पर जो चिलेट थेरापी के अंदर जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ये जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं दिस इज़ द चिलेट थेरापी। तो चिलेट थेरापी के अंदर आप देखिए जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, जिसको आप जो है पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है कह सकते हो, जो मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सेस को भी जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्लेस मिला है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि एन एग्जाम्पल इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल इन टॉक्सिक प्रोपोर्शंस इन प्लांट्स और एनिमल सिस्टम्स। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है टॉक्सिक प्रोपोर्शंस जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए जो है बहुत सारे जो है मेटल कॉम्प्लेक्सेस को हम जो है यूज़ करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगैंड डी पेनिसिलामाइन एंड डी डेस्फेरिक्स ऑक्साइम। यहाँ पर जो है ये जो है डेस्फेरिऑक्साइम बी, दो जो है कॉम्प्लेक्सेस के, या आप उसको जो है चिलेटिंग लिगेंड कह सकते हो, डी पेनिसिलामाइन, और दूसरा आपको जो है डेस्फेरिऑक्साइम, और ये जो है डेस्फेरिऑक्साइम बी जो होगा। तो ये चिलेटिंग एजेंट्स आप जो इसको कहिए। तो ध्यान से सुनिए क्या होगा, एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय द चिलेटिंग लिगेंड्स लाइक डी पेनिसिलामाइन एंड डेस्फेरिऑक्साइम बी वाया द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसके जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के ज़रिए से आप जो है कॉपर और आयरन को जो है एक्सेस फॉर्म में जो प्रेजेंट है आप उसको जो है निकाल सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। इसी तरह से ध्यान रखिए कि EDTA जो इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट है, ये भी जो है एक लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड की बेस्ट एग्जांपल है EDTA। तो क्या होगा, EDTA इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो लेड जो होता है, लेड ये EDTA के साथ जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर किसी ने जो है मिस्टेक से जो है बाय मिस्टेक जो है लेड को जो है इनहेल कर लिया, या किसी और वजह से लेड जो है उसकी बॉडी के अंदर जो इनहेल हो गई, तो फ़ौरन क्या करते हैं कि ऐसी कुछ मेडिसिन देते हैं जिसके अंदर ये लिगेंड प्रेजेंट है, जिसको हम इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट कहते हैं। तो ये जो है लिगेंड लेड के साथ जो है बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद, सिंपली हमारे स्टमक में जाने के बाद, वो जो लेड वहाँ पर जो है उसकी वजह से जो पॉइजनिंग हो रही है और पेशेंट के जो है मरने का जो है ख़तरा है, तो फ़ौरन क्या होगा कि वो लेड जो है इस EDTA के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और इस तरह से उसकी पॉइजनिंग से वो जो है आउट ऑफ डेंजर हो जाएगा। तो उस पेशेंट को जो है बचाया जा सकता है इस लिगेंड के ज़रिए से। ठीक है, तो लेड विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। ठीक है, तो ये जो है सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लेटिनम इफेक्टिवली इनिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। तो ये जो है आप जो है क्या करोगे कि जो कुछ प्लैटिनम के जो कॉम्प्लेक्सेस है वो ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, जो हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी ट्यूमर निकलते हैं उसको जो इनिबिट कर सकते हैं, उसको जो है रोक सकते हैं। ठीक है, और उसकी एग्जांपल है सिस्प्लेटिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो सिस्प्लेटिन जो है ये प्लैटिनम का जो है कॉम्प्लेक्स है PT, दिस इज़ कॉल्ड एज सिस्प्लेटिन, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम। तो ये जो है ट्यूमर्स के रोकथाम के लिए, ट्यूमर्स के जो है यहाँ पर जो है क्या होगा कि इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ होता है ट्यूमर्स।
तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हुआ, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। और इसी के साथ 12th का जो पार्ट 1 है, जो फिज़िकल केमिस्ट्री और साथ में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट स्टडी किया था, वो यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अब कल से हम जो है 12th का पार्ट 2 जो ख़ास तौर से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर जो है बेस्ड है, वो हम जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।